नमस्कार प्रिय दोस्तों, जो आरएएस, आईपीएस और लॉ व अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जामों की तैयारी कर रहे सभी छात्रों को मैं रामानंद शर्मा रामानंद क्लासेज में स्वागत करता हूं। आज हम संविधान की प्रस्तावना, तो सबसे पहले मैं संविधान की आपको एक एक शब्द जो प्रस्तावना का है वो बता रहा हूं, जिसको मैंने 3 भागों में बांटा है। आप देख रहे होंगे बोर्ड पर, स्क्रीन पर, संविधान स्रोत, स्वरूप और न्याय। यानी कि अब देखिए, सबसे पहले आपको हर पुस्तक पर या हर उस पर लिखा मिलता है हमारी प्रस्तावना का, हम भारत के लोग, यानी कि भारतीय नागरिक, भारत को एक संप्रभु संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता यानी समानता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा को बढ़ाने के लिए और राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने के लिए और बंधुता को बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज 26 नवंबर 1949 ईस्वी यानी मिति मार्गशीर्ष शुक्ला सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को दत्त द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्म समर्पित करते हैं। यह हमारी प्रस्तावना में जो रखा गया है। तो सबसे पहले मैंने प्रस्तावना को उद्देश्य का भी लिखा है यहां। वो क्यों लिखा है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को संविधान की उद्देश्य का प्रस्तुत की, जिसमें ऑस्ट्रेलिया से भाषा ली गई थी और अमेरिका से प्रस्तावना यानी उद्देशिका के विचार लिए गए थे। तो इसलिए प्रस्तावना को उद्देशिका भी कहा जाता है। अब प्रस्तावना का मूल आदर्शों को समाहित करना, यानी हमारे संविधान में हमारे समस्त भारतीयों या नागरिकों के मूल आदर्शों को समाहित करना है। यानी ये जो प्रस्तावना है वो हमारे संविधान की मूल ढांचे के अंतर्गत आती है। इस पर विवाद भी हुआ था, लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट ने इसे संविधान का अंग मानते हुए इसमें संशोधन का तो मंजूर कर लिया, लेकिन प्रस्तावना के शब्दों को छेड़छाड़ नहीं करने के लिए पाबंद कर दिया गया। तो संविधान का मूल स्रोत कौन है? हम, पहला शब्द आता है हम भारत के लोग। अब देखिए, हम भारत के लोग यानी भारत की जनता, और चूंकि हमारा देश प्रजातांत्रिक देश है
जहां पर जनता द्वारा जनता का शासन है। तो नोट भी करते जाएं आप, हम भारत के लोग, जो संविधान का स्रोत है वो हमारी जनता है। यानी भारत का प्रत्येक नागरिक संविधान का स्रोत है, उसको शक्ति प्राप्त है। दूसरा स्वरूप के अंतर्गत क्या आता है? संप्रभुत्व संपन्न मैंने बोला था। तो संप्रभुत्व संपन्न का अर्थ क्या होता है? यानी हमारा भारत किसी भी बाह्य देश के हस्तक्षेप को ना तो आंतरिक मामलों में ना विदेशी मामलों में मंजूर नहीं करेगा। यानी कि वो अपने निर्णय स्वयं लेने के लिए स्वतंत्र है। उस पर अन्य कोई देश हस्तक्षेप नहीं कर सकता, चाहे हमारे भारत के आंतरिक मामले हों या विदेशी मामले हों। हमने हमारे संविधान में हमारा संविधान ये शक्ति प्रदान करता है कि हम संप्रभुत्व संपन्न हैं, हम किसी के अधीन नहीं हैं। समाजवादी ये शब्द जो स्वरूप में लिया गया है, आपको इसके लिए यूरोप में जाना होगा। आपको जो पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट रहे हैं उन्होंने कार्ल मार्क्स समाजवादी विचारधारा पढ़ी होगी। वहां पर पूंजीपति और गरीबों के बीच संघर्ष हुआ था और उन्होंने अपनी कार्ल मार्क्स समाजवादी विचारधारा दी थी, जो यूरोप में क्रांति का कारण बनी। तो हमारे यहां क्रांति या दो असमान वर्ग में, यानी कि जैसे पूंजीपति और गरीब, उनके बीच में संघर्ष उद्देश्य नहीं है। हमारा उद्देश्य है कि समाज का हर व्यक्ति को एक समान आर्थिक रूप से समानता का अधिकार प्राप्त है, स्वतंत्र निर्णय लेने का अधिकार प्राप्त है। दूसरा आता है, वो तीसरा जो शब्द है वो है पंथ निरपेक्ष। यानी हमारे भारत का संविधान, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे भारत में विभिन्न जाति के या विभिन्न समुदाय के लोग निवास करते हैं, जिनमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आते हैं। तो हमारे देश के हर नागरिक को अपनी धार्मिक स्वतंत्रता का पूर्ण अधिकार प्राप्त है। वो अपने किसी भी प्रकार से हमारे संविधान के तहत कोई भी समुदाय का व्यक्ति, कोई भी धर्म का व्यक्ति दूसरे धर्म के व्यक्ति के धार्मिक आचरणों पर पाबंदियां नहीं लगा सकता। यानी हर कोई हमारे भारत का निवासी जो है अपने धर्म को मानने के लिए स्वतंत्र है, पूजा अर्चना करने के लिए स्वतंत्र है। एक लोकतंत्रात्मक, तो लोकतंत्रात्मक से आप समझ रहे हैं, क्योंकि इसमें पहले आ चुका है जनता के द्वारा शासन, यानी कि प्रजातांत्रिक शासन व्यवस्था को हमने अपनाया है, जहां सारी शक्तियां जनता में ही निहित हैं। गणराज्य, गणतंत्रात्मक, गणराज्य या गणतंत्रात्मक का अर्थ यह है कि प्राचीन में आपने देखा होगा या दूसरे
देशों के संविधान, जैसे ब्रिटेन के संविधान को हम देखने जाते हैं तो वहां वंशानुगत प्रणाली है और राजतंत्रात्मक शासन है। कहने का अर्थ यह है कि राजा का बेटा ही राजा होगा, वहां ऐसा सिस्टम है। लेकिन हमारे देश में इस व्यवस्था को बिल्कुल नहीं माना है और ये कहा कि हमारा देश गणतंत्रात्मक होगा, यानी कोई भी सर्वोच्च जो हमारे देश का है राष्ट्रपति, जबकि आप जानते हैं कि वास्तविक शक्ति ये केवल नाम मात्र का शासक होता है, लेकिन वास्तविक शक्ति का उपभोग प्रधानमंत्री करता है। तो वो वंशानुगत नहीं है, उसे अप्रत्यक्ष प्रणाली के जरिए चुना जाता है और वो कभी भी निरंकुश नहीं हो सकता। अब देखिए, न्याय की जो व्यवस्था की गई है तो 3 प्रकार के न्याय होते हैं, एक सामाजिक न्याय और एक आर्थिक न्याय और एक राजनीतिक न्याय। सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। हमारे यहां जैसे कार्ल मार्क्स ने यूरोप में समाजवादी न्याय को महत्व दिया है, वहां जो है समाजवादी विचारधारा को माना जाता है, तो वहां सामाजिक न्याय पर ज्यादा बल दिया जाता है। लेकिन हमारे संविधान में ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारे संविधान में आर्थिक रूप से समानता लाने के लिए भी न्याय बनाए गए हैं, कानून बनाए जाते हैं, राजनीतिक दलों पर पाबंदियां लगाने के लिए उनको राजनीतिक जो है प्रत्येक व्यक्ति को राजनीतिक अवसर प्रदान किए जाते हैं। तो एक गरीब से गरीब व्यक्ति, आज जैसे वर्तमान में देख लें, हमारे नरेंद्र मोदी जो है प्रधानमंत्री, उन्होंने बचपन में अपना यापन चाय बेच करके किया और फिर आज एक प्रतिष्ठित उस पर पहुंच गए, यानी हमारे देश के वास्तविक शासक के रूप में शासन कर रहे हैं। तो अगर ये न्याय व्यवस्था नहीं होती, उनको अवसर नहीं मिलते राजनीतिक न्याय के, तो आज उस पद पर वो सर्वोच्च नहीं होते। यानी हर किसी को राजनीतिक न्याय की स्वतंत्रता मिलती है। अब देखिए, न्याय के अंतर्गत यहां पर मैंने ये 5 पॉइंट लिखे हुए हैं। अब न्याय में क्या है? एक तो स्वतंत्रता, यानी प्रत्येक व्यक्ति को अपनी स्वतंत्रता का अधिकार है, जिसका विवरण आप लगातार अगर हमारे चैनल पर बने रहेंगे तो हम मौलिक अधिकारों में अलग जितने 7 अधिकार थे अब 6 हुए हैं मौलिक अधिकार, उन 6 अधिकारों की हम डिटेल में व्याख्या पढ़ेंगे और उनके एक एक शब्द को भी समझेंगे। दूसरा है समानता, यानी स्वतंत्रता के लिए न्याय मिलेगा, समानता के लिए कोई भी धर्म व वंश, जाति, लिंग के आधार पर असमानता का व्यवहार नहीं किया जा सकता। सभी व्यक्तियों को समानता का अधिकार मिलेगा, चाहे वो रोजगार के अवसर हों, चाहे वो सामाजिक न्याय के अवसर हों। तीसरा, व्यक्ति की गरिमा को बनाए रखना, हर व्यक्ति के स्वाभिमान को बनाए रखने की व्यवस्था, न्यायिक व्यवस्था, न्याय के अंतर्गत जो है व्यक्ति की गरिमा को बनाए रखने का हमारे संविधान में प्रबंध किया गया है। राष्ट्र की एकता और अखंडता, हम भिन्न जातियों के होते हुए भी, भिन्न भिन्न राज्यों में निवास करने के बावजूद भी हमारे देश में एक गहरी नागरिकता है,
हम पहले भारतीय हैं, उसके बाद राजस्थानी या पंजाबी या आप जो है अन्य किसी राज्य के सदस्य होंगे, फिर परिवार के होंगे, फिर किसी धर्म के होंगे, लेकिन सबसे पहले हम भारतीय हैं। तो राष्ट्र की एकता और अखंडता को बनाए रखने का प्रावधान हमारे प्रस्तावना के में झलकता है और हमारे संविधान में व्यवस्था भी की गई है। अंतिम पॉइंट जो मैंने लिख रखा है वो है बंधुत्वता, यानी भाईचारे की भावना को बढ़ावा देना, मिलजुल करके रहने की हमारे संविधान में व्यवस्था की गई है। तो अब संविधान के बारे में कुछ हम ऐसी बातें पर बात करेंगे जिनके बहुत अच्छे ही प्रश्न बन जाते हैं। तो आप बोर्ड पर देख रहे हैं कि संविधान सभा, तो पहला बात यह आती है कि हमारे देश में संविधान सभा का गठन किसके द्वारा किया गया और किस सन में किया गया? तो कैबिनेट मिशन के द्वारा 1946 में किया गया। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन यानी कि प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई, जिसमें अस्थायी अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को दी गई की अध्यक्षता में हुई थी और उनको अस्थायी सदस्य नियुक्त किया गया था। लेकिन ठीक 2 दिन बाद, ये 9 दिसंबर की बात है और ये 11 दिसंबर की है, यानी ठीक 2 दिन बाद यानी 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद शर्मा को स्थायी अध्यक्षता प्रदान कर दी गई और हमारे संविधान की प्रारूप समिति का निर्माण डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में हुआ। उस समय ये एकमात्र सदस्य थे प्रारूप समिति के, लेकिन हमारे प्रारूप समिति के कुल सदस्यों की संख्या कितनी होती है? 7। अब जो मैंने संविधान की प्रस्तावना को शुरू में आपको बताया, उसे 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया, यानी स्वीकार कर लिया गया, आत्म हक कर लिया गया, अंगीकृत कर लिया गया। तो 26 जनवरी 1950 को हमारे भारत में संविधान लागू हो गया और इसी दिन हमारा देश गणतंत्र देश के रूप में विश्व में प्रख्यात हुआ। अब देखिए, संविधान के इस संविधान को बनने में, मूल संविधान की पहले बात करें हम, तो मूल संविधान में 22 भाग यानी 22 पार्ट हैं और 8 अनुसूचियां हैं, जिनकी संख्या अब वर्तमान में 12 है और 395 अनुच्छेद हैं। तो मूल संविधान की बात करें तो 22 भाग, 8 अनुसूची और 395 अनुच्छेद। लेकिन वर्तमान की बात करें तो यहां पर अनुसूची 8 ना होकर के आपकी अब कितनी अनुसूचियां हैं? 12, जिनकी अगले वीडियो में हम खुल करके चर्चा करेंगे। तो अब देखें कि हमारे संविधान में जो 395 अनुच्छेद हैं, उनका 2/3 भाग
भारतीय शासन अधिनियम 1935 से, यानी लगभग 250 अनुच्छेद अक्षरश या शब्द हमारे संविधान में लिखे हुए हैं। तो यहां मैं एक बात और भी कह सकता हूं कि हमारा संविधान देश का सबसे बड़ा लिखित संविधान है विश्व का, और लचीला भी है। इस संविधान को निर्मित होने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे थे। तो संविधान को निर्मित होने में समय कितना लगा था? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। तो आगे मूव करते हैं। हमने संविधान की समय देखा कि कितना समय उसे निर्मित करने में लगा। अब हम आगे मूव करते हैं कि संविधान में अन्य देशों की भूमिका क्या है। क्योंकि मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि हमारा संविधान एक लिखित सबसे बड़ा और लचीला संविधान है। तो यहां 10 देशों की हमारे संविधान में महत्वपूर्ण भूमिका साफ झलकती है। उनमें सबसे पहले संयुक्त राज्य अमेरिका आता है। तो हमारे संविधान में संयुक्त राज्य अमेरिका से मौलिक अधिकार लिए गए हैं। न्याय पुनरावलोकन यानी कि न्याय की पुनः समीक्षा कैसे की जाती है, उसका प्रोसेस क्या है, वो भी संयुक्त राज्य अमेरिका से हमारे संविधान में लिया गया है। संविधान की सर्वोच्चता, सर्वोपरियता की संविधान भी जो है कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका, इनके बाद जो है सबसे सर्वोच्च संविधान है। तो न्यायपालिका की स्वतंत्रता की जो व्यवस्था की गई है कि न्यायपालिका को कार्यपालिका और व्यवस्थापिका से बिल्कुल पृथक किया गया है, वो जो है सारा प्रोसेस संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा लिया गया है। राष्ट्रपति के पद का चयन व उस पर उसके पद से हटाने के लिए महाभियोग की प्रक्रिया जो अपनाई जाती है वो संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ली गई है। अब देखिए, ब्रिटेन से इकहरी नागरिकता या एकल नागरिकता और संघीय शासन प्रणाली और विधि जो है वो ब्रिटेन से लिया गया है कि हमारे देश में ब्रिटेन की तरह इकहरी नागरिकता को अपनाया गया है और संघीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है कि हमारा देश अनेक राज्य संघों में विभाजित है। उन संघों को मिलाकर के और हमारे देश का निर्माण किया गया है और उन पर किस तरीके से केंद्र संघीय व्यवस्था शासन प्रणाली के अनुसार अंकुश रख सकती है। तो वो सारी विशेषताएं ब्रिटेन के संविधान से में झलकती हैं। आयरलैंड से हमारे नीति निर्देशक तत्व
जो हमारे नीति निर्देशक तत्व हैं और राष्ट्रपति की आपातकालीन स्थिति में भूमिका क्या है, उस सब का विवरण जो है वो सेम हमें आयरलैंड के संविधान से मिलता है। तो इसके बाद आता है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया से हमारी जो है प्रस्तावना, जैसा कि मैंने बताया था कि शुरू में संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा भाषा और ऑस्ट्रेलिया द्वारा विचार प्रस्तावना का उद्देश्य का रखा गया। तो संघ राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन किस प्रकार किया जाएगा, समवर्ती सूचियों पर के विषयों पर किस प्रकार कानून बनाए जाएंगे, ये सारी प्रोसेस हमारे संविधान में ऑस्ट्रेलिया के संविधान से झलकती है, के समान झलकती है। सोवियत संघ रूस, यानी इससे जो है मूल कर्तव्यों को उठाया गया हमारे संविधान में, और जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का वर्णन किया गया। फ्रांस से गणतंत्रात्मक शासन पद्धति को लिया गया है, और कनाडा से संघात्मक शासन व्यवस्था एवं अपशिष्ट जो शेष बची हुई शक्तियां हैं, जैसे राज्य को दे दी गई, संघ को दे दी गई, उसके बाद जो केंद्र को दे दी गई, राज्य को दे दी गई, उसके बाद जो अपशिष्ट शक्तियां बचती हैं उनका केंद्र पर के पास ही रखने की प्रक्रिया, यानी उन पर निर्णय लेने का अधिकार केंद्र को ही होगा। ये सब किस संविधान से लिया गया, किस देश के संविधान से लिया गया है? कनाडा के से। दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन की प्रक्रिया कि किस प्रोसेस से, किस प्रक्रिया से हमारे संविधान में कोई भी अनुच्छेद में या कोई भी भाग में या प्रस्तावना में जो हैं वो संशोधन कैसे किए जाएंगे। तो संशोधन का जो प्रोसेस है वो सारा बिल्कुल हमारे दक्षिणी अफ्रीका के संविधान की तरह है। अब जर्मनी से आपातकालीन स्थिति में राज्य और केंद्र सरकार और राष्ट्रपति या राज्यपाल को, जब राज्य में आपात की स्थिति हो जाती है तो राज्यपाल को क्या कार्य करने हैं, नागरिकों के प्रति उनको कैसे शासन व्यवस्था बनाए रखनी है, और अगर पूरे देश में आपात की स्थिति हो जाती है तो फिर राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है, और वो सारे अधिकार आपातकालीन प्रबंध व्यवस्था के कहां से देखने को मिलते हैं? हमारे जर्मनी से देखने को मिलते हैं। तो इसका मतलब है कि हमारा संविधान वास्तव में कई देशों के मिश्रित संविधान का एक मिला जुला रूप है। यानी अन्य संविधानों में जो हमारी प्रत्येक नागरिक के हित में, प्रत्येक धर्म, प्रत्येक जाति, लिंग और उसके आधार पर, वर्ण व्यवस्था के आधार पर जो अच्छाइयाँ थी उनको ध्यान में रखते हुए समावेश किया गया और हमारा संविधान निर्मित किया गया। तो आज मैं इस वीडियो को यहीं पर समापन कर रहा हूं, और जो भी पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हैं, लॉ के स्टूडेंट हैं या अन्य
हाई कंपैरेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे स्टूडेंट हैं, जिनके संविधान की जो भूमिका है वो इस वीडियो में मैंने आपके सामने रखने का प्रयास किया है। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और आने वाली वीडियो में आप और भी बहुत कुछ कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका, पॉलिटिकल साइंस से जुड़े हुए और संविधान से जुड़े हुए समस्त बातों के बारे में जानेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।